द्विवेदी द्वारा लिखित एक निबंध मेरी जन्मभूमि। ठीक है, ये कैसा निबंध है? आत्मकथात्मक निबंध है। आत्मकथात्मक, आत्मकथात्मक मतलब सेल्फ, अपने बारे में, मेरे बारे में यदि मैं कह रही हूँ, मेरा आत्मकथ्य मैं कह रही हूँ, उसको क्या बोला जाता है? आत्मकथात्मक निबंध। ठीक है, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या किसके बारे में बोल रहे हैं? मेरी जन्मभूमि, मतलब उनका जन्म जहाँ पे हुआ था उस जन्मभूमि के बारे में इस निबंध में वो किस प्रकार के विचार व्यक्त करते हैं, चलिए देखते हैं। पेज नंबर 61। हाँ, जिस गांव में साहित्य चर्चा करने के लिए बैठा हूँ उसका नाम ओजवलिया है। जिस गांव में साहित्य चर्चा करने के लिए बैठा हूँ उसका नाम क्या है? ओजवलिया। यह मेरी जन्मभूमि है। मेरी मतलब यहाँ किसकी जन्मभूमि है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, उनकी जन्मभूमि है। इस गांव के एक हिस्से को आरत दुबे का छपरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरत दुबे का छपरा भी कहते हैं। यही वस्तुतः मेरी जन्मभूमि है। तो एक गांव है ओजवलिया जिसका एक भाग है, क्या है? आरत दुबे का छपरा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्मभूमि है। ठीक है, आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके बेटे डॉक्टर मुकुंद द्विवेदी, जिनके बगल में बैठ के मैंने काम किया, ठीक है, हम लोग, मैं जब चेन्नई में थी, दक्षिण भारत हिंदी विचार सभा में काम करती थी, इग्नू का जैसे स्टडी मटेरियल होता है वैसे स्टडी मटेरियल हम लोग बनाते थे। कार्यशालाएं होती थी जिसमें कि डॉक्टर मुकुंद द्विवेदी भी आए थे, उनके बगल में बैठ के। और यही वस्तुतः मेरी जन्मभूमि है, परंतु वह हमेशा से इस गांव का हिस्सा ही रहा है। तो एक ही गांव का ही एक हिस्सा है। आरत दुबे मेरे ही पूर्व पुरुष थे, उन्होंने ही इस छोटे हिस्से को बसाया था। तो आरत दुबे किसी का नाम था जिन्होंने उस हिस्से को बसाया था। जैसे हमारे यहाँ कोई बड़ा आदमी है तो उसके नाम से वो एरिया का नाम कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, वैसे यहाँ पे बसाया था। पर बसने के लिए थोड़ी सी भूमि बलिया गांव के मालिक ओझा लोगों ने उन्हें माफी में दे दी थी। तो बगल में बलिया गांव है, बलिया गांव से भी थोड़ी सी जमीन इस गांव को बसाने के लिए हमको मिल गई थी। अब दोनों ही हिस्से एक हो गए हैं, तो दो अलग अलग हिस्से, बलिया गांव से थोड़ी सी जमीन और ये ओजवलिया से थोड़ी सी जमीन लेके यहाँ पे एक गांव जैसा बसा हुआ है। अब दोनों एक जैसे ही लगते हैं। इस तरफ गांव के नाम के साथ दो शब्द बहुत जुड़े लिखते हैं, तो क्या है? अमलीपल्ली और छपरा। तो ये दो गांव के नाम जुड़े हुए हैं इस गांव के साथ। छपरा की परंपरा पूर्व में छपरा शहर तक जाकर समाप्त हो जाती है और अमली ग्राम की परंपरा पश्चिम में बलिया तक आती है। तो ये सब यूपी में बनारस के आसपास के गांव हैं, ठीक है। तो बलिया, छपरा, ये सब बहुत फेमस गांव है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेखक, साहित्यकारों का जन्म यहाँ पे हुआ है। तो इसके दो शब्द इसमें जुड़ते हैं, एक बलिया, एक छपरा, ठीक है। मुझे इन दोनों शब्दों में इस भूभाग का चिरंतन इतिहास स्पष्ट रूप से समझ में आता है। तो इन लेखक लिखते हैं कि उनको इन दोनों शब्दों में, बलिया और छपरा दोनों में, पूरे भूभाग का चिरंतन इतिहास, मतलब उस प्रदेश का जो इतिहास है वो लेखक को एकदम साफ साफ दिखाई देता है। वस्तुतः बलिया और छपरा नाम के नगरों के मध्यवर्ती भूभाग को गंगा और सरजू जैसी महानदियों का कोप बराबर सहते, गंगा की बाढ़ में उनके बह जाने की आशंका बनी रहती है। तो यहाँ पे गंगा नदी बहती है तो कभी कभी अक्सर बाढ़ आ जाती है, तो बलिया छपरा में बाढ़ की लहर, वहां के लोगों को बाढ़ की लहर को भी सहना पड़ता है।
बाढ़ के कारण ही कई कई गांव प्रायः एक जगह झुंड बांधकर बसने के बाध्य होते हैं। इन ग्रामों की अवली को कोई भी पर्यवेक्षक आसानी से लक्ष्य कर सकता है। तो इस भूभाग का इतिहास ही निरंतर बनने और मिटते रहने का है। देखिए क्या कहते हैं, इन ग्रामों की मतलब अवली को कोई भी पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक का मतलब क्या है, जो भी उसे देखने आता है, ठीक है, पर्यवेक्षक आसानी से लक्ष्य कर सकता है। तो इस भूभाग का इतिहास निरंतर बनते और मिटते रहने का है। तो यहाँ का जो इतिहास है वो एक निश्चित इतिहास नहीं है, कई बार बना है और कई बार बिगड़ा है। तो इतिहास इसका बदलते रहा है। इसीलिए यहाँ के निवासियों में एक प्रकार, अरे जाने दो मैं यार, कुछ परवाह नहीं, ठीक है, चलता है इस तरह, कुछ परवाह नहीं भाव विकसित हो गया है। तो इतने सारे, इतनी बार ये बना है, बिगड़ा है, इतने सारे परेशानियों को यहाँ के लोगों ने देखा है कि अक्सर इनको लगता है कि छोड़ो क्या करना है, जाने दो, ठीक है। इस तरह के भाव वहाँ के लोगों के मन में अक्सर देखा जा सकता है। एक अजीब प्रकार की मस्ती और निर्भीकता इन लोगों के चेहरे पर दिखती है। अजीब प्रकार की मस्ती जिसका व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब एक निर्भीकता, निर्भीक है बिल्कुल नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, कौन क्या कर लेगा, इस तरह का जो एटीट्यूड है वो यहाँ के लोगों में ज्यादातर दिखाई देता है। विपत्ति के थपेड़ों से चेहरे सहज ही नहीं मुरझाते, मतलब कई बार विपत्ति आती है, देखिए एक बार परेशानी आती है, लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वही परेशानी आपके जीवन में बार बार आ रही है, हाँ, बार बार आने से क्या होता है, हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, अब इसको फेस करना ही है, चलो फेस कर लेते हैं, है कि नहीं। पहली बार आने से हम लोग घबरा जाएंगे, अरे कैसे करना, क्या करना, ये हो गया, वो हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन परेशानी आपको हर कदम पर आपको ठोकरें मिलती जा रही है, फिर ठोकर खाने की आपको भी आदत है, जाओ ना, कौन सा पहाड़ मेरे रास्ते में, चलो देख लेते हैं। तो ऐसा एटीट्यूड, इस तरह का चिंतन वहाँ के लोगों के अंदर देखने को मिलता है। कठिनाइयों में रास्ता निकाल लेना इसका स्वभाव हो गया है। अब कठिनाई है तो है भाई, अब क्या करेंगे, अनाज नहीं है तो नहीं है भाई, क्या करेंगे, इस तरह की चीजें वहाँ के लोगों के अंदर, मतलब बहुत ही सहजता से जीने की जो कला है वहाँ के लोगों के अंदर देखने को मिलता है। इतिहास की यही विरासत इन्हें मिली है, नहीं तो गंगा जी के दोनों किनारों से कई मील की दूरी में ना तो यहाँ कोई पुरातत्व का अवशेष बच पाया है, न साहित्य का इतिहास लिखने वालों को प्रलुब्ध करने लायक कोई महत्वपूर्ण सामान। तो ये जो बात है, यहाँ के लोगों के अंदर जीने का जो जज्बा है, इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ के लोगों को मिला है, वरना यहाँ कहने लायक ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ गंगा की थपेड़े कि सब कुछ वहाँ क्या बहकर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी कोई प्राचीन बहुत प्रसिद्ध अवशेष भी ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि यहाँ पे बड़े बड़े राजमहल हुआ करते थे, यहाँ ये राजा, इस राजा ने यहाँ पे शासन किया है, तो इस तरह कहने वाली कोई बात भी नहीं है। और ना ही कोई बड़े बड़े साहित्यकार वहाँ पे कुछ लिख पाए हैं, कर पाए हैं। साहित्य का भी इतना कुछ ज्यादा इतिहास नहीं है। जब मैं अपनी विद्यार्थी अवस्था में हिंदी या संस्कृत का इतिहास पढ़ता था तो मैं आश्चर्य और लोभ से देखता था कि हमारे इस भूभाग की चर्चा उसमें नहीं है। तो लेखक लिखते हैं कि बचपन में जब वो इतिहास को पढ़ते थे तो वो ढूंढते थे कि इसमें, इस नक्शे में मेरा गांव कहाँ है। गांव तो गांव है, उसका नाम कहाँ रहेगा, छोटा सा गांव का तो नाम नहीं रहेगा। बड़े से मैप में आप इंटीरियर उत्तर प्रदेश के मैप में जाएंगे तो कहीं आपको मिल सकता है, लेकिन आमतौर पर देखने पर नहीं मिलेगा। तो वो बचपन में उनको वो सोचते थे कि ऐसे मेरे गांव का नाम इसमें कहाँ है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस भूमि ने संस्कृत के इतने विद्वान पैदा किए हैं कि कई गांव लहुरी काशी यानी छोटी काशी होने का दावा करते हैं। तो संस्कृत साहित्य में बहुत सारे साहित्यकार यहाँ से हुए हैं, जिसके चलते इस गांव को क्या कहा जाता है, लहुरी काशी। लहुरी काशी मतलब छोटा काशी, ठीक है। काशी बनारस जो कि संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए, साहित्य के लिए गढ़ माना जाता है। तो यहाँ इनके गांव को क्या कहा जाता है, लहुरी काशी
ठीक करते हैं। मेरे गांव से थोड़ी ही दूर पर छाता नाम का एक गांव है, जिसे यहाँ लहुरी काशी कहते हैं। तो छाता, छाता छतरी नहीं, छाता एक गांव का नाम है, हमारा छाता नहीं। बारिश भी हो रही है, छाते की जरूरत है, लेकिन वो छाता ये छाता नहीं है। छाता एक गांव का नाम है जिसको क्या कहा जाता है, लहुरी काशी। बहुत दिनों से मेरे मन में यह क्षोभ संचित था। मैं सोचता था क्या साहित्य में इस विद्वत प्रसू भूमि की कोई देन नहीं है। तो बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी कि क्या साहित्य के क्षेत्र में इस भूमि, इस भूभाग की कोई देन नहीं है क्या? क्यों यहाँ के लोगों को जोड़ा नहीं गया है? क्यों यहाँ के गांव, इस गांव को मानचित्र में क्यों नहीं जोड़ा गया है? इस प्रकार के तमाम सवाल किसके मन में उत्पन्न होते थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन में उत्पन्न होते थे, जब वो बचपन में मतलब छोटे होते थे। अचानक आज साहित्य चर्चा करने का अवसर पाकर मेरे चित्त में वही क्षोभ सावन के मेघ की भांति घुमड़ पड़ा है। तो आज मुझे लिखने का, मैं लिख पा रहा हूँ आज, तो मेरे दिमाग में वो जो बातें मेरी जिंदगी में जब मतलब बचपन में जो मैं बातें सोचता था, जिन बातों को मैं सोचता था, आज वो काले मेघों के समान मेरे पूरे मस्तिष्क में वो छाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं उसके बारे में नहीं लिखूं। क्या यह सदा का उपेक्षित भूभाग है? मतलब ये क्या इस भूमि को कोई महत्व कोई देगा? अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तब जाके हम भी इस भूमि के बारे में, यहाँ की जगह के बारे में हम जान पा रहे हैं, है ना? यदि नहीं लिखते तो नहीं पता चलता। तो वो लिखते हैं, क्या यह सदा का उपेक्षित भूभाग है? बुद्धिदेव जहाँ जहाँ गए थे उन स्थानों का यदि मानचित्र बनाया जाए तो निस्संदेह उनका पदार्पण इधर हुआ होगा। तो गौतम बुद्ध जहाँ जहाँ गए थे, वो तो गौतम बुद्ध कई जगह गए थे, तो हो सकता है कि उनका चरण यहाँ पे भी, इस धरती पर भी पड़ा होगा। तो निस्संदेह उनका पदार्पण इधर हुआ होगा। पर प्रमाण कहाँ है? स्कंदगुप्त की विराट वाहिनी भीतरी गांव होते हुए गई थी। तो स्कंदगुप्त का नाम आपने सुना होगा। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का राजा था स्कंदगुप्त। तो वो भी हो सकता है इसी रास्ते से कहीं गुजर के गया हो। हम अंडमान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि चोल राज्य यहाँ से बिजनेस व्यापार के लिए जाते थे, अंडमान के बे ऑफ बंगाल से होके जाते थे। हनुमान का चरण यहाँ पे पड़ा है, इसीलिए हनुमान से ये हनुमान बना है। जैसे अंडमान के लिए हम ये सारी बातें कहते हैं, वैसे हो सकता है इनके गांव के लिए भी हो सकता है स्कंदगुप्त यहाँ से गुजरा हो। बुद्धदेव जब गए थे तो इस रास्ते से ही गए होंगे। ये सारी बातें हो सकती हैं। निस्संदेह उन्होंने इस भूमि पर कोई न कोई महत्वपूर्ण घोषणा की होगी, पर सबूत कहाँ है? हाँ, ये सब हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रमाण कहाँ है, सबूत कहाँ है? लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनके सामने कोई सबूत पेश नहीं किया जाएगा। गंगा और सरयू के जल सन्निपात से धौत भूमि की शोभा देखने के लिए जब कालिदास निकले होंगे, फिर लेखक कहते हैं कि गंगा और सरयू दोनों यहाँ से बहती हैं, तो उसकी सुंदरता को देखने के लिए, शोभा यानी सुंदरता, शोभा को देखने के लिए कालिदास कौन है? जिसको संस्कृत का कविरत्न कहा जाता है, कविरत्न कालिदास भी हो सकता है यहाँ से गुजरे होंगे, देखने के लिए आए होंगे। ये सब कौन बोल रहा है? लेखक बोल रहे हैं। तो क्या उड़कर चले गए होंगे? इस धरती पे कदम रखे बिना ही गए होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि हम आदमी हैं तो पैरों से चल के जाना पड़ेगा या फिर गाड़ी से गुजरना पड़ेगा। जब गाड़ी से गुजरेंगे तो हो सकता है वो मेरे गांव भी गुजरे हो। निस्संदेह इन गांवों में कहीं न कहीं ठहरे होंगे। बहुत संभव है कि रघुवंश के महत्वपूर्ण सर्गों को उन्होंने यहाँ पे लिखा होगा, परंतु मेरी बात का विश्वास कौन करेगा? मैं साहित्य की चर्चा करने का अवसर पाकर असल में उतना प्रसन्न नहीं हूँ जितना होना चाहिए। भारतवर्ष के धारावाहिक साहित्य में हमारे इस भूभाग का क्या महत्व होगा भला? यदि मैं कुछ लिख भी पाता हूँ तो भी उसका क्या महत्व? हमारे जो धारावाही बनते हैं उसमें भी तो मेरे गांव को कुछ महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो फिर लिखने का क्या मतलब है करके ये परेशान होकर सोचते हैं। अच्छा समझिए या बुरा, मेरे अंदर एक गुण है जिसे आप बालू में से तेल निकालना समझ सकते हैं। बालू में से तेल निकालना मुश्किल का काम को आसान करना। तो ये बालू से कहीं तेल निकलता है क्या?
नहीं निकलता है ना, तो उससे तेल निकलना जितना मुश्किल का काम है, उतना अभी जो लेखक उनके गांव के बारे में जो लिख रहे हैं वो बहुत मुश्किल वाला काम है। मुहावरा है ये, बालों से तेल निकालना। मैं बालों में से तेल निकालने का सचमुच ही प्रयत्न करता हूँ, बशर्ते कि वह बालू मुझे अच्छी लग जाए। और यह बात अगर छिपाऊँ भी तो कैसे छिप सकेगी कि मैं अपनी जन्मभूमि को प्यार करता हूँ। कोई भी, हर आदमी जहाँ पे पैदा हुआ है उस भूमि को वो भले वो कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो जगह को वो पसंद करेगा, प्यार करेगा, चाहेगा, है ना। तो मैं भी अपनी जन्मभूमि को पसंद करता हूँ। मेरा विचार यह है कि इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उद्भव और विलय के लेखे जोखे का नाम नहीं है। वह जीवन मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। मेरे गांव में जो जातियां बसी हैं वे किसी उजड़े महल या गाड़ी हुई ईंटों से कम महत्वपूर्ण तो है नहीं, अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे इस छोटे से गांव में भारतवर्ष का बहुत बड़ा सांस्कृतिक इतिहास पढ़ा जा सकता है। ब्राह्मणों की बात को कुछ लोग जानते भी हैं, यद्यपि कम लोग ही यह जानते हैं कि वे कितने कम जानते हैं। मेरे गांव में भड़बूचे का पेशा करने वाली कांदू जाति है जो संस्कृत कांदविक शब्द से संबद्ध है। मतलब यदि मेरी जन्मभूमि के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे तो बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं। ब्राह्मण क्या करते थे, कैसे थे, ये तो बहुत लोग जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो ऐसे एक जाति है कांदू। कांदू जाति, ये शब्द कहाँ से आया है? संस्कृत के कांदविक शब्द से ये शब्द। गुप्त सम्राटों ने इन्हें वैश्य की मर्यादा दी थी, ऐसा मैंने किसी प्राचीन लेख में पढ़ा है। तो किसी लेख में मैंने ये पढ़ा है कि गुप्त सम्राट भी इन्हें वैश्य की मर्यादा दी थी। वैश्य कौन होते थे? जो व्यापार करते थे। तो गुप्त साम्राज्य जब था तो इनमें से बहुत लोगों को उन्होंने वैश्य का नाम दिया था, ऐसा मैंने सुना है, कहीं पढ़ा भी है, करके वो लिखते हैं। आपको एक विनोद की बात बताऊं। एक बड़े अच्छे बंगाली पंडित ने कलाओं के संबंध में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में 10-12 पन्नों में कंदुपक्व अन्न की कला की विवेचना की है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कंदुपक्व अन्न स्पर्श दोष से दूषित नहीं होता। मतलब ये मान्यता है कि अभी हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं तो उसे जूठा नहीं करते हैं, है ना। जूठा करने से पहले भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन ये जो एक कंदुपक्व एक अन्न होता है जिसमें स्पर्श दोष नहीं होता, भले आपने कोई भी उसको छुआ है तो भी वो दोष नहीं होता, ऐसी एक मान्यता है। मुक्त बंगाली पंडित ने अनेक कोशों और स्मृतियों के वचन उद्धृत करके यह साबित करना चाहा कि कंदुपक्व अन्न पाव रोटी जैसी कोई चीज होती थी। अगर वे हमारे गांव में आ गए होते तो उन्हें कितने परिश्रम के बाद अपनी गलती सी चीज सिद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। कंदू इन्हीं कांदुओं के भाड़ का नाम है। तो जो कंद जाति वहां पे है उनका भाड़ का नाम है। जिन पंडित जी की बात लिख रहा हूँ उनकी विद्वत्ता और बहुश्रुतता का मैं कायल हूँ और इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत गर्व होता है कि मेरा गांव इतने बड़े पंडित के ज्ञान में थोड़ा सा अंश और जोड़ सकता था। फिर हमारे गांव से कलवार या प्राचीन कल्यपाल लोगों की बस्ती है जो एकदम भूल गए हैं कि उनके पूर्वज कभी राजपूत सैनिक थे, तो सेना के पिछले हिस्से में रहकर कल्यवर्त या कलेमों की रक्षा करते थे। तो वहाँ पे गौर जाति के लोग हैं कल्यपाल, ठीक है। वो राजस्थानी के थे मूलतः। वहाँ उनका क्या काम था? उनके पूर्व राजस्थानी के राजपूत थे, उनका क्या काम था? सेना में सुरक्षा का काम करते थे, सबसे पीछे खड़े होते थे। तो जो लोग आज वहाँ पे बसे हुए हैं शायद उन लोगों को ये सारी बातें पता ही नहीं है। न जाने किस जमाने में इन लोगों ने तराजू पकड़ी थी और अब पूरे बनिया हो गए हैं। तो पहले जो सैनिक था आज क्या हो गए हैं? उनकी परंपरा आगे चलकर बनिया बन गए हैं, व्यापारी बन गए हैं। ये क्या पुरातत्व विभाग के किसी ईंट पत्थर से कम मूल्यवान है? मेरे गांव में और बनिया जाति के लोग हैं, उनकी परंपरा सुनता हूँ तो मुझे रसेल साहब की वह बात याद आए बिना नहीं रहती कि मध्य प्रांत में एक भी बनिया जाति उन्हें ऐसी नहीं मिली
बनिया लोग हैं जिनका संबंध राजपूत परिवार से मिलता जुलता है, लेकिन वो जमाने के थपेड़ों में आकर क्या बन गए हैं, अभी बनिया बन गए हैं, व्यापारी बन गए हैं। ठीक है। एक जाति यहाँ बसती है दुर्हा, एक और जाति है दुर्हा। जातियों की तालिका में इनका नाम तो मिल जाता है, पर किसी नृतत्व शास्त्रीय विवेचन में मैंने इनकी चर्चा नहीं पढ़ी। मतलब जो नृतत्व शास्त्र, जो उनकी ओरिजिन के बारे में जब बात होती है तो उसमें कहीं इनका नाम मैंने नहीं पढ़ा। विषय बना सकते हैं। अपने गांव के धोबियों के नृत्य गीत में मुझे कोई बड़ी भूली हुई परंपरा का स्मरण हो आता है। तो धोबी, यदि मैं धोबियों को देखता हूँ तो भी मुझे लगता है कि धोबियों की क्या परंपरा हो सकती है, उसके बारे में भी मुझे जानकारी हासिल करना चाहिए। कुल मिला के हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने गाँव का आत्मकथात्मक शैली में चित्रण कर रहे हैं। मेरे गांव की सबसे मनोरंजक जाति जुलाहों की है। इनके पुरोहित भी मेरे गांव में हैं। मैंने कबीर नामक अपनी पुस्तक में जुलाहों के साथ साथ परंपरा के योग का उल्लेख किया है। अपने गांव की ही एक मजेदार बात मैं उस पुस्तक में लिखना भूल गया था। जुलाहों के पुरोहित यहाँ साईं कहने जाते हैं। जुलाहों के जो पुरोहित हैं उनको क्या, जुलाहा मतलब क्या है, जो कपड़े बुनते हैं, वीवर्स, इंग्लिश में WEAVERS, वीवर्स, जो कपड़े बुनते हैं। ठीक है, उनको जुलाहा कहा जाता है। तो जुलाहों के जो पंडित हैं उनको, पुरोहितों को क्या कहा जाता है, साईं कहा जाता है। साईं अर्थात स्वामी। नाथ परंपरा में गुरु को नाथ या स्वामी कहते हैं। तो गोरख बानी में गोरखनाथ, मच्छंदर नाथ को बराबर साईं कहकर संबोधन करते हैं। अब वे लोग पक्के मुसलमान हो गए हैं, पूरी तरह से क्या हो गए हैं, मुसलमान। वे केवल नाम में अपनी पुरानी स्मृति ढोते आ रहे हैं। हमारे गांव के शक्तद्वीपी या मग ब्राह्मण भी अपने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जाति के हैं। शक्तद्वीप संभवतः आधुनिक सगड़ियाना है, जहाँ के मगी लोग सारे संसार में तंत्र मंत्र के लिए प्रख्यात हैं। तो हमारे गांव में, उनके गांव में जो ब्राह्मण है वो भी मूलतः कहाँ के हैं, ये तो शक्तद्वीप था। द्वीप का नाम क्या था, शक्तद्वीप। तो वहाँ के लोग थे, उनका नाम क्या था, मगी। मगी एक जाति थी, वहाँ के लोग यहाँ के क्या थे, ब्राह्मण। सुना है ओल्ड टेस्टामेंट में भी इनकी चर्चा है। अंग्रेजी में मैजिक शब्द में भी इन मगों की स्मृति रह गई है। इंग्लिश में जो मैजिक शब्द का प्रयोग होता है वो कहाँ से, मूलतः कहाँ से आया है, ये जो मग है, मगी से ही वो शब्द बना है करके कहीं लिखा गया है। भारतवर्ष में यह जाति ब्राह्मण की ऊंची मर्यादा पा सकती है। तो सच पूछिए तो ये लोग जहाँ जहाँ गए थे वहीं आदर और सम्मान पा सकते हैं। तो ये जो मगी जाति के लोग हैं वो एक शक्तद्वीप के लोग थे और यहाँ पे वो ब्राह्मण बने हुए हैं। ब्राह्मण बहुत मर्यादा उनको मिलती है, जहाँ जहाँ ये जाते हैं उन सबको वहाँ पे बहुत मर्यादा मिलती है। अब भी ये सुसंस्कृत और चतुर है। मेरे गांव में दुसाध नाम की एक अत्यंत अंत्यज जाति है। इनके रंग रूप को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये लोग अंत्यज जाति के हैं। एक निम्न स्तर का एक जाति है जिसका नाम है दुसाध। ठीक है, कोई इनको देख के कोई नहीं बोल सकता है कि ये कुछ इस तरह की जाति है। उत्तर भारत में अहीर और दुसाध तथा बंगाल में डोम बड़े लड़ाके थे। उत्तर भारत में अधीर और दुसाध तथा बंगाल के डोम बड़े लड़ाके थे। उत्तर भारत में अधीर और दुसाध, बंगाल के डोम, इन जातियों के लोग जो हैं बड़े लड़ाके थे, मतलब युद्ध करने वाले, लड़ने वाले, कुश्ती वगैरह करने वाले। तो कानून मानने से सदा इनकार करते थे, कोई नियम कानून वगैरह ये लोग। चतुर अंग्रेजों ने इन जातियों से चौकीदारी का काम लेकर इन्हें वश में किया। तो इनको क्या काम दे दिया, चौकीदारी का काम दे दिया। किसने, चतुर अंग्रेजों ने। ब्रिटिशों ने क्या किया, इनको चौकीदारी का काम दे दिया, तो करो चौकीदारी, और उनको अपने वश में कर लिया। लोहा से लोहा काटने की नीति में अंग्रेज अपने प्रतिद्वंदी नहीं जाना। लोहे से लोहा लोहे को काटता है ना, तो जिसका जैसा नेचर है अंग्रेज उसको उसी तरह का काम देकर उसे अपने कब्जे में कर लेते। लोहे से लोहा काटना। अहीरों का बहुत कुछ अध्ययन हो चुका है। जाना गया है कि किसी जमाने में
इस दुर्दांत जाति का राज्य अनेक प्रदेशों में था। बंगाल के डोम सहजिया बौद्ध थे और किसी जमाने में प्रबल पराक्रांत राज्यों के अधीश्वर थे। तो जो बंगाल के जो डोम है वो बौद्ध थे, ठीक है। अधिकार वंचित होने पर ही ये लोग दुर्दांत हो गए। तो ये इतने कठोर क्यों है, इतने गुस्सीला क्यों है, क्यों इतना गुस्सा करते हैं? क्योंकि इनका अधिकार इनके हाथ से छीना गया था, ठीक है। दुसाधों के पुरातन इतिहास का कोई पता मुझे नहीं है, पर निस्संदेह ये भी किसी अधिकारच्युत बड़ी जाति के भग्नावशेष होंगे। मेरे गांव के दुसाध बड़े वीर विनयी और भव्य हैं। मुझे श्री भगवत शरण जी उपाध्याय ने बताया है कि गुप्त नरपादियों के लेखों में दुसाध्य साधन करने वाली जिस जाति का उल्लेख है उन्हीं का वर्तमान रूप यह दुसाध जाति है। दुसाध्य साधनिक गुप्त सम्राटों की पुलिस का कोई विभाग था। मतलब गुप्त साम्राज्य में एक दुसाध्य साधनिक, दुसाध्य जो कि कोई आदमी जो काम नहीं कर सकता उसको भी करने वाले, दुसाध्य जो साध्य नहीं होगा उसको भी ये करने वाले लोग, ठीक है। ऐसे लोग गुप्त सम्राटों में पुलिस का कोई विभाग का ये नाम है। तो ये दुसाध लोग जो अभी हैं वो बहुत वीर शूर शौर्य से युक्त लोग माने जाते हैं, जो अक्सर किसी की बातों को स्वीकार नहीं करते, कोई कानून स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया था, इनको इसमें चौकीदारी का काम देके इनको अपने वश में किया। ये अपनों को दुशासन वंशज बताते थे। किसके वंशज मानते हैं? दुशासन। दुशासन कौन था? महाभारत में दुर्योधन का भाई था दुशासन, जो कि द्रौपदी का वस्त्र हरण करता था। इनके देवता राहु बाबा हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हिंदुओं की ग्रह मंडली में जो राहु देवता है वे इन्हीं की देन तो नहीं है। इतना तो निश्चित है कि राहु वैदिक देवता नहीं है। आजकल राहु के नाम पर चलने वाले वैदिक मंत्र में रा और हा अक्षरों के अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे राहु से संबद्ध माना जा सके। जो हो, यह जाति भारतीय इतिहास की निश्चय ही एक महत्वपूर्ण देन है। कैसे कहूँ, मेरी जन्मभूमि के इस छोटे गांव में महाकाल देवता के रथचक्र की लीक एकदम नहीं पड़ी है। यदि मुझे अपने गांव की सांस्कृतिक टाइम हो गया क्या? 5 मिनट है, हो गया 2 मिनट। मुझे अपने गांव की सांस्कृतिक पैमाइश करने की सुविधा प्राप्त हो तो मेरा विश्वास है कि कुछ न कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री अवश्य मिलेगी। यहाँ गांव में कई काली जी के स्थान हैं, जो एक चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी के गोल गोल शंकु आकृति की पिंडियां हैं। कहते हैं यह प्रथा बहुत पुरानी है। यदि संस्कृति की बात करें तब भी मैं बहुत कुछ आपको मेरे गांव के बारे में मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे विचार हैं लोगों के मन में, बहुत सारे विश्वास हैं, बहुत सारी प्रथाएं हैं। भगवती का शिखरहीन मंदिर मेरे देखने में यहाँ एक ही है जो मेरे गांव से सटा हुआ है। तो यहाँ पे भगवती का भी मंदिर है। इस प्रदेश में ऊपर ऊपर सजाए हुए क्रम 3 चौकोरे चबूतरों को ही महावीर जी कहते हैं। तो यहाँ पे एक चबूतरा है जिसमें एक चौकोर का कुछ बना हुआ है, जिसको क्या कहा जाता है? महावीर जी कहा जाता है। इन्हें देखकर बौद्ध स्तूपों की याद बरबस आ जाती है। तो देख के मुझे किसकी याद आती है? बौद्ध स्तूप की याद आती है। मनोरंजक बात यह है कि इन स्थानों पर महावीर जी की जब जय जयकार की जाती है तो महावीर स्वामी की जय बोली जाती है, ठीक है। आगे महावीर जी कहते हैं, यहाँ पे कुछ चौकोर का कुछ बना है जिसको क्या कहते हैं लोग? महावीर कहते हैं। इन्हें देखकर बौद्ध स्तूपों की याद बरपा जाती है। मनोरंजक बात यह है कि इन स्थानों पर महावीर जी की जब जय जयकार की जाती है तो महावीर स्वामी की जय बोली जाती है। मुझे यह स्वामी और स्तूपाकृत स्थान और महावीर शब्द बहुत तरह के अनुमान को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे स्वामी का जो शब्द, स्वामी शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, स्तूपाकृत स्थान को महावीर शब्द से जो प्रयोग किया जा रहा है, उन सबको सोचने, उन सबको देखने से, उन सबके बारे में सोचने से मुझे बहुत सारी बातें अपने आप में दिमाग में कल्पना बनकर आ रही है। हो सकता है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है।
क्या किसी प्राचीन बौद्ध या जैन या मिस्र परंपरा से इनका कोई संबंध है? अपने गांव की ठाकुरबाड़ी में जो हनुमान जी हैं वे मूर्ति रूप में हैं, स्तूप रूप में नहीं। मेरे गांव की देवता मंडली में इधर हाल ही में एक नई देवी का पदार्पण हुआ है। तो एक नई देवी भी यहाँ पे आई है, इनका नाम है पिलेक मैया। ठीक है, ये अब नए नए रूप में एक देवी का पदार्पण हुआ है जिसका नाम है पिलेक मैया। हम अपने यहाँ देवी माताओं का भी बहुत सारे नाम है ना, तो उसमें एक मैया का नाम है पिलेक मैया, अर्थात प्लेग माता। प्लेग बीमारी भी आई है, इनका स्थान भी बन गया है, पूजा भी होने लगी है और एक भक्त पर उनका आवेश भी होता है। जैसे मंदिरों में जाते हैं तो भगवान किसी एक भक्त के ऊपर आ गया है, वो सब आपने देखा होगा ना मंदिर में, कैसे वो भगवान का नाम लेके वो जिस तरह से बर्ताव करते हैं, लगता है कि कोई दूसरा आदमी उनके अंदर आ गया हो। तो इस तरह भी वो सब आवेश भी हमें देखने को मिलता है। 100 वर्ष बाद यदि कोई कहे कि प्लेग अंग्रेजी शब्द है और यह देवी अंग्रेजी साहचर्य की देन है, तो निष्ठावान हिंदू शायद कहने वाले का सिर तोड़ देगा। 100 वर्ष बाद यदि कोई कहे कि प्लेग जो है ये अंग्रेजी का शब्द है, हिंदुत्व का शब्द नहीं है, भारत का शब्द नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, उसका सिर ही तोड़ देंगे, क्योंकि इतना वो शब्द जो है भारत में घुल मिल गया है, गांव में इतना वो शब्द घुल मिल गया है कि वो लगता है कि वो यही का ही शब्द है, अंग्रेजी शब्द नहीं है। लेकिन मेरे गांव की पिलेक मैया हिंदुओं के अनेक देवताओं पर जबरदस्त प्रश्न चिन्ह के रूप में तो रह ही जाएंगी। जब मैंने एक मित्र को बताया था कि कुरुकुल्ला और उनकी श्रेणी की देवियां तिब्बती परंपरा की देन है, यहाँ तक कि 10 महाविधाओं की तारा और छिन्नमस्ता का भी संबंध तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म से साबित किया जा सका है, तो उन्होंने मुझे वज्र नास्तिक कहकर तिरस्कार किया था। मतलब वो कहते हैं कि छिन्नमस्ता का नाम आपने सुना है, छिन्नमस्ता एक देवी का नाम है। इस तरह छिन्नमस्ता हो, तारा हो, ये सब यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ के देवता नहीं है। कहाँ से आए हैं? तिब्बत के देवता हैं। तिब्बत मतलब टिबेट के देवता हैं करके जब हजारी प्रसाद द्विवेदी किसी मित्र को कहते हैं, तो मित्र गुस्से में आकर क्या बोलते हैं, तुम वज्र नास्तिक हो। आस्तिक नास्तिक 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आस्तिक जिसके अंदर जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है। नास्तिक जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता। यहाँ पे वज्र नास्तिक, वज्र जैसा कठोर होता है। वज्र मतलब, वज्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड। डायमंड बहुत कठोर होता है, तो जितना डायमंड कठोर होता है उतना तुम कठोर नास्तिक हो। इसको बोलने के लिए यहाँ पे क्या शब्द का प्रयोग किया है, वज्र नास्तिक। तो उनके दोस्त को कितना गुस्सा आया होगा कि अपने यहाँ के देवता को बोला जा रहा है कि कहीं दूसरी जगह से ये इंपोर्टेड है, तो फिर गुस्सा आएगा ना किसी को भी। तो उनके मित्र को भी इतना गुस्सा आया और उन्होंने इनको कहा कि तुम तो बड़े वज्र नास्तिक हो गई करके उन्होंने गुस्से से कहा। काश मेरे मित्र जानते कि वज्र भी आर्येतर जातियों के सहस्र संवत्सरों का फल हो सकता है। तो मेरे मित्र ये नहीं जानते हैं कि जो वज्र है ये भी इंपोर्टेड है, ये भी आर्यों के साथ भारत आया है। ठीक है, ये हमारा शब्द नहीं है, ये मेरे मित्र की जानकारी में शायद नहीं हो। ऐसे ऐतिहासिक अवशेषों के भीतर से यहाँ मनुष्य की दुर्जय विजय यात्रा चली है। निस्संदेह साहित्य के इतिहास में इन संस्कृति चिन्हों की कोई चर्चा न आना क्षोभ का ही विषय है। तो साहित्यिक चर्चाओं में इस प्रकार की चीजों को हम नहीं लिख पा रहे हैं, ये तो बड़ा दुख की बात है। हमारी भाषा में इनकी स्मृति है, हमारे जीवन में इनका पद चिन्ह है, हमारी चिंताधारा में इनका कोई स्थान होगा ही नहीं, यह कैसे मान लूं। हम जिस परंपरा में जी रहे हैं, जिस परंपरा का हम अनुकरण कर रहे हैं, उनके बारे में यदि हम चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत है। चर्चा तो होनी चाहिए, परंतु साहित्य का जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वह क्या मनुष्य की अप्रतिहत विजय यात्रा का कोई आभास देता है? हमें क्यों नहीं अपने को ही पढ़ने का प्रयास करते? हम क्यों नहीं अपने को ही पढ़ने का प्रयास करते? अपने आप को ही क्यों हम नहीं पढ़ते हैं? ठीक है, आप जब मुझसे एक साहित्यिक प्रश्न पूछते हैं तो मेरा चित्त बहुत प्रसन्न नहीं होता, लेकिन आपका एक प्रश्न मुझे थोड़ा उत्फुल्ल कर सका है। आप पूछते हैं कि संक्रांति काल में साहित्यिकों का क्या कर्तव्य है।
इस तरह की जो परिस्थिति होती है संक्रमण काल में, साहित्यकारों की क्या योगदान होता है, साहित्यकारों का क्या योगदान होता है, साहित्यकार क्या कर रहे हैं, इस तरह के यदि आप कोई सवाल करते हैं तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ बैठकर मैं उस कर्तव्य को जितना स्पष्ट और अनाविल रूप में देख रहा हूँ उतना अन्यत्र से शायद ही देख सकता। मैं स्पष्ट ही देख रहा हूँ कि नाना जातियों और समूहों में विभाजित मनुष्य सिमटता आ रहा है, सिमटता आ रहा है। मतलब हम लोग क्या हो रहे हैं, अभी संकुचित हो रहे हैं। जो विस्तार था वो आज एकदम सीमित हो रहा है, संकुचित हो रहा है, सिमटता जा रहा है। जो भावनाएं भाई भाभी, मतलब देखो अभी परिवार भी बड़ा था, पहले जमाने का परिवार भी बड़े होते थे। उस गांव में, उस एरिया में जितने भी लोग हैं, कोई काकी थी, कोई मामी थी, कोई नानी थी, कोई भाभी थी, कोई बुआ थी, है ना। हम आसपास के लोगों से भी इस तरह के भाईचारा निभाते थे। लेकिन आज दुनिया एकदम सिमट गई है। हम जब अपने ही घरों में हम दो, हमारे एक, सिर्फ हम दो, शादी भी नहीं करेंगे, माँ बाप भी नहीं चाहिए, बाल बच्चे भी नहीं चाहिए, आस पड़ोस को कौन देखेगा, भाई बहन दूर के बंधुओं को छोड़ दीजिए। जब अपने ही घरों के लोगों के अंदर ये मानसिकता आ गई है तो सिमट गए हैं हम लोग अपने में। जो विस्तार था पहले सोसाइटी का वो अभी एकदम सिमट गया है। सिमट के हम सिंगल में, अकेला आया अकेला गया कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। उसका कोई भी विश्वास और कोई भी नीति रीति चिरंतन होकर नहीं रह सकी है। उनके न तो मंदिर ही अविमिष्ट हैं, न देवता ही चिरकालिक हैं। मनुष्य किसी दुस्तर तरण के लिए कृत संकल्प है। जातियों और समूहों के भीतर से उसकी विजय यात्रा अनाहत गति से बढ़ रही है। वह अपनी इष्ट सिद्धि के लिए बहुत भटका है, अब भी भटक रहा है, पर खोजने में वह कभी विचलित नहीं हुआ है। ये अधभूले नृत्य गीतों की परंपराएं उसकी नवग्राहिनी प्रतिभा के चिन्ह हैं। ये नवीन देवताओं की कल्पना उसके राह खोजने की निशानी है। और ये भूली हुई परंपराएं इस बात का संकेत करती हैं कि वह परंपरा और संस्कृति के नाम पर जमे हुए किताब संस्कारों को फेंक देने की योग्यता रखता है। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि वह अपनी इष्ट सिद्धि के लिए बहुत भटका है। हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ चाहिए हमको तो हम उसको उसकी तलाश में भटकते रहते हैं। इंसान को पता ही नहीं है कि वो आखिर जा कहाँ रहा है, मंजिल क्या है, मुझे क्या हासिल करना है, क्या मेरा कर्म होना चाहिए, क्या मुझे पाना है। हमारे जीवन में कोई ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन आए एक दिन गए, क्या लेके गए, कुछ नहीं, क्या देके गए, कुछ नहीं, है कि नहीं। सवाल खड़ा होता है ना, क्या लेके गए, कुछ भी नहीं, सब कुछ यहीं पे छोड़ गए, कपड़ा भी यहीं छोड़ गए, नग्न आए नग्न गए। तो लेना भी कुछ नहीं है, देना भी कुछ नहीं है, फिर किसके लिए हम लोग जी रहे हैं, क्या मंजिल, किस मंजिल की खोज में हम लोग जी रहे हैं, ये सोचने वाला प्रश्न है। फिर भी हम लोग इतना लड़ाई संघर्ष, ये वो, दूसरों के ऊपर ईर्ष्या का भाव, दूसरों के ऊपर गाली गलौज, है कि नहीं, कितना कुछ हम लोग कर लेते हैं इस नश्वर जीवन के लिए। जो जीवन नाश होने वाला है उसके लिए हम बहुत कुछ कर लेते हैं, है कि नहीं। तो मंजिल क्या है कुछ पता नहीं है। हमारे गांव की विविध जातियां यह सिद्ध करने को पर्याप्त हैं कि तथा कथित जाति प्रथा कोई फौलादी ढांचा नहीं है। उसमें अनेक उतार चढ़ाव होते रहते हैं और होते रहेंगे। संक्रांति काल से आप क्या समझते हैं यह तो मुझे नहीं मालूम, पर साहित्यिक का कर्तव्य तो स्पष्ट है कि वे कभी किसी प्रथा को चिरंतन ना समझें, किसी रूढ़ी को दुर्विजय ना माने और आज की बनने वाली रूढ़ियों को भी त्रिकाल सिद्ध सत्य ना मान ले। जो साहित्यकार हैं उनको चाहिए कि वो जो भी जाति परंपरा, जो भी रूढ़ियां, जो भी प्रथाएं सब चली आ रही है, कोई भी चिरंतन नहीं है। प्रकृति परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंज होना चाहिए। तो इसी तरह रूढ़ियां, पद्धति, परंपराएं भी चेंज होते रहते हैं। इतिहास विधाता का स्पष्ट इंगित इसी ओर है कि मनुष्य में जो मनुष्यता है, ह्यूमैनिटी जो है, उसे पशु से अलग कर देती है। तो हम अलग कैसे हैं पशु से? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एक मनुष्यता का भाव है, वही आराध्य है।
क्या साहित्य और क्या राजनीति, सबका एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्यता की सर्वांगीण उन्नति। तो राजनीति हो, समाज हो, कोई भी धार्मिक क्षेत्र हो, कुछ भी हो, तो हमारी पहली इच्छा क्या होनी चाहिए? मनुष्यता, मानवता, ह्यूमैनिटी। दूसरों के प्रति आप एक ऐसा भाव रखिए जिससे कि सामने वाले को ठेस ना पहुंचे। ठीक है, तो बंद करो, हो गया ना।